तो लास्ट क्लास में अपन ने मनी स्टार्ट किया था और मनी के चैप्टर में सबसे पहले अपन ने समझा था बार्टर सिस्टम। कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। कॉमोडिटी इकोनॉमी भी, सीसी इकोनॉमी भी कहते थे, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, बार्टर सिस्टम में मेन जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि जो हम बेचना चाहते हो वो सामने वाला खरीदना चाहता हो, और जो हम खरीदना चाहते हैं वो बेचना चाहता हो, तो वांट्स को कितनी बार मैच कराना पड़ेगा, 2 बार। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये मेजर ड्रॉबैक था आपके पास बार्टर सिस्टम में, बाकी सब तो सेकेंडरी है, बट मेजर जो था वो आपके पास प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थे। इसके साथ साथ और भी दिक्कतें थी स्टोर करने में वैल्यू को। पहले गुड्स के फॉर्म में हमें सेविंग्स करनी पड़ती थी, और गुड्स को सेव करने में आपको पता है कि हमें क्या चाहिए होता था, स्टोरेज कॉस्ट लगती है, स्पेस रिक्वायर्ड है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है क्वालिटी, तो वो भी नुकसान था। हमने कहा कि अगर आपको ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले हमें गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने होते थे, बट आज के टाइम में हम मनी को बहुत इजीली ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी प्रॉब्लम थी। एक हमने कहा कि कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी, कॉमन, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आपके पास पहले के टाइम पर हम किसी भी पर्टिकुलर की ये कार कितने रुपए की है हम नहीं बता सकते थे, कि कितने, इसका फिक्स प्राइस क्या है, कि इसको कितने बफेलोस कितने काउस के बराबर है, तो हम कुछ किसी को एक कॉमन यूनिट में नहीं कह पा रहे थे। ये आपके पास में आ गया। तो हमने ये 4-5 चीजें पढ़ी। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट में प्रॉब्लम आती थी कि आप फ्यूचर की पेमेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे कितना कितना देना है, तो ये एक हमारे सामने प्रॉब्लम थी। तो हमने बात करी थी कि मनी अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने यही बात करी कि जब स्टार्टिंग में वॉन्ट्स हमारी क्या थी, लिमिटेड थी। जब स्टार्टिंग में वॉन्ट्स स्टार्टिंग में कहूं तो वॉन्ट्स तो तब लिमिटेड थी जब गुड्स एंड सर्विसेज ही लिमिटेड थे। हम बात करें तो पहले के टाइम पर गुड्स और सर्विसेज बहुत ज्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी वॉन्ट्स कम थी, और वॉन्ट्स कम होने की वजह से एक्सचेंज की जरूरत कम होती थी, और जब एक्सचेंज की जरूरत कम होती थी तो बार्टर सिस्टम से काम चल जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए एक्सचेंज की जरूरत ज्यादा हो गई, और यहां पर बार्टर सिस्टम इनइफेक्टिव प्रूव हो गया। तो अब लोगों को लगा कि यार कुछ तो ऐसा डेवलप करना चाहिए जिसको कि लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट कर लें, इसलिए उन्होंने इन्वेंट किया, दैट इज मनी। क्लियर है? तो एक बार देखें कि अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर मनी क्या है, रुपी। यूएसए में क्या होगा, डॉलर होगा। इन olden days goods were exchanged for goods. There was no money, thus a cobbler would make shoes in return for wheat from the farmer. A farm worker would get grains as a reward for his labor, and so on. This system of exchange was known as barter system. But with the multiplicity of wants, लाइन को ध्यान से, वर्ड्स को ध्यान से रखना, multiplicity of wants मतलब wants बढ़ गई, और wants क्यों बढ़ी, क्योंकि goods and services बढ़ गई। तो हमने कहा with the multiplicity of wants, बार्टर सिस्टम क्या हो गया, हमें ज्यादा महसूस हुई एक्सचेंज की, ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज, यहां पर आ गया आपके पास, एंड ग्रेटर नीड फॉर एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इट इज देन वी इन्वेंटेड मनी। तब हमें जरूरत लगा कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए जिसको लोग कॉमनली एक्सेप्ट कर लें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने मनी को इन्वेंट किया, दैट इज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टार्टिंग में सिर्फ ये सोचकर किया था कि कुछ ऐसा इन्वेंट करें जिससे कि लोग सब उसको कॉमनली एक्सेप्ट कर लें एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन फिर बाद में उसके और भी फंक्शंस हमारे सामने आए। इंस्टेड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी। इनिशियली जो स्टार्टिंग में जो कॉइन्स होते थे वो गोल्ड और सिल्वर के होते थे, धीरे धीरे अलॉय मेटल के बनने लगे अलॉन्ग विद द पेपर मनी, और अब तो प्लास्टिक मनी और ई मनी का टाइम है। क्लियर है? ओरिजिन ऑफ मनी दो इनिशियली इन्वेंटेड एज अ, स्टार्टिंग में क्या था, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट उसके बाद इसके बहुत से फीचर सामने आए, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, है ना, मेजर ऑफ वैल्यू जिसको अपन ने कहा। तो ये सारे इसके फीचर सामने आए। ओइंग टू इट्स मल्टीपल फंक्शंस, मनी हैज एक्वायर्ड अ वाइडर डेफिनेशन देन मेयरली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टार्टिंग में हमने सोचा यही था कि हमें इन्वेंट क्या करना है,
एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर मनी को इन्वेंट करना है, बट बाद में इसके और भी फीचर सामने आए तो बाकी फंक्शंस को लेते हुए प्रॉपर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं। मनी, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट, भाई फंक्शन के तौर पे डिफाइन किया है, तो जो जो ये करता है उसी को हमने कहा कि वही मनी है। क्या क्या करता है अब ये देखो, इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, it is defined as an instrument that serves instrument that serves as a medium of exchange, that serves as a medium of exchange, as a store of value, measure of value, and a standard for deferred payments, and a standard for, ठीक है आगे बात समझ में। तो हमने कहा मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। इसी में इसके फंक्शंस भी आ गए आपके पास में। प्रॉब्लम्स अपन ने लिखी ली थी, ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम, तो मनी की जरूरत क्यों पड़ी ये सब अपने को समझ में आ गया। इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है खास, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बताओ इन सारे पॉइंट्स में कोई दिक्कत है किसी को? मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। कुछ नहीं है इसके अंदर, ये लिखवाने की जरूरत है आपको या लिखवाने की जरूरत नहीं है? सिंपल ड्रॉबैक्स के पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए थे आपको लास्ट क्लास में, तो वही ड्रॉबैक्स आपके पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कि प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या था, प्रॉब्लम ऑफ अपन कह सकते हैं लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या था, तो ये सब चीजें स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स नहीं था, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में प्रॉब्लम थी। यहां तक कोई डाउट? क्लियर। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इस पर कितना ही टाइम लगा लो इसका कोई सेंस है नहीं, ज्यादा ज्यादा बस मनी की डेफिनेशन पूछता है, बार्टर सिस्टम के बारे में पूछता ही नहीं है। तो मनी और उसके फंक्शंस, ठीक, फंक्शंस क्या होंगे, ये उसके फंक्शंस है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये इसके फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस आपको सबको पता है कि पैसे के आने के बाद मीडियम, कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कोई भी पैसा देकर कोई चीज खरीद सकता है या बेच सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट ऑफ वैल्यू, हर चीज को अपन डिफाइन कर सकते हैं, हम रुपीज की टर्म्स में बता सकते हैं उसकी कितनी वैल्यू है ना। मेजर ऑफ वैल्यू हो गया, साथ में आ गए स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो आपको पता है आज के टाइम में मनी को स्टोर करना बड़ा आसान हो गया है, आप चाहें तो आराम से इजीली मनी को अब स्टोर कर सकते हैं। पहले हमें स्पेस चाहिए होता था, स्टोरेज कॉस्ट लगती थी, बट अब इसकी स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती है, डिटेरिएट नहीं होती, क्वालिटी खराब नहीं होती, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और डेफर्ड पेमेंट्स मतलब फ्यूचर में जब पेमेंट्स करनी होती है तो डिसाइडेड होता है कि इतना इतना पेमेंट इस टाइम पर करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में अपने पास फॉर्म्स ऑफ मनी, हालांकि ये हमारे कोर्स में नहीं है, फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी कोर्स में नहीं है। इस चैप्टर में से सिर्फ डेफिनेशन, फंक्शन और सीधा सा फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, इतना सही है। बट फॉर्म्स ऑफ मनी हम पढ़ लेते हैं कि मनी को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। एक होता है आपके पास फिएट मनी और दूसरा होता है फिड्यूसरी मनी, फिएट मनी और दूसरा होता है हमारे पास फिड्यूसरी मनी। और एक तरीका होता है हमारे पास इसी को डिफाइन करने का, दैट इज फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। देखो फिएट मनी वो होता है जो गवर्नमेंट की ऑथोरिटी से इश्यू होता है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। तो गवर्नमेंट इंडिया में रुपए, कॉइन्स, पेपर मनी, ये क्या करती है, गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है, गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, विच इज इशूड बाय द ऑथोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जबकि फिड्यूसरी मनी, फिड्यूसरी वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट, बस वर्ड दिमाग में रखना, इतना ही है, ये कभी पूछते नहीं है, बस अपने को पता होना चाहिए कि फिएट मनी वो मनी है जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, इशू करती है, जो गवर्नमेंट इशू करती है। जबकि फिड्यूसरी मनी होता है, फिड्यूसरी वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट, जो एक्चुअल में मनी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई इट इज ट्रीटेड लाइक मनी, है ना, उसको इट इज एक्सेप्टेड एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे चेक, चेक क्या गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखा है? नहीं। क्या मैं मना कर सकता हूं? कर सकता हूं,
लेकिन आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूं एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की, कोई बात नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट है कि पैसा होगा आपके अकाउंट में तो आ जाएगा। क्लियर है? चेक कोई कम बाउंड नहीं कर सकता कि चेक से ही पेमेंट। अब चेक में, और मैंने पहले आपको 11th क्लास में चेक और डिमांड ड्राफ्ट में भी डिफरेंस बताया था डीडी में, बताओ बताया था, आप लोग भूल जाते हैं। चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, जो भी डेट उस पर मेंशन्ड होती है उस डेट से 3 मंथ्स। अगर आज आपने 10 दिन बाद की डेट डालकर मुझे दी है तो वो 10 दिन के बाद ही तो मैं बैंक में डाल सकता हूं, उससे 3 महीने जो भी डेट लिखी होगी उसके चेक के ऊपर, उससे आप 3 महीने के अंदर अंदर आप चेक को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। 3 महीने में नहीं कराया तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद आप बैंक में जाके पेमेंट नहीं ले पाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम चेक में क्या है, चेक बाउंस हो सकता है। आपको पता है ना, चेक बाउंस हो सकता है। आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने चेक तो दे दिया मुझे, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो क्या मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। डिमांड ड्राफ्ट में ऐसा होगा कि पहले आपने बैंक को पैसा दिया होगा और तब बैंक ने आपको डीडी नाम से बनाकर देता है जिस पर्सन के नाम पर, तो मेरे नाम का आपको डीडी बनाकर दिया होगा। जब आप मुझे देंगे तो मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तो ये श्योरिटी है 100% कि मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। या आजकल डीडी का जो यूज है वो कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था। मैंने आपको बताया था कि पहले हर चीज में डीडी लगता था। गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म भरना हो, आईसीआई रजिस्ट्रेशन करना हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए हो, हर जगह डीडी बनवाना पड़ता था, लाइन लगनी पड़ती थी, लाइन लगानी पड़ती थी डिमांड ड्राफ्ट्स के लिए। आज के टाइम में ये सब चीज़ें क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, तुरंत ऑनलाइन में पेमेंट चली ही जाती है, तो इसलिए वहीं पे आपको रिसिप्ट वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। समझ गए? तो इसलिए डिमांड ड्राफ्ट की अब यूसेज कम हो गया। पहले बहुत डिमांड ड्राफ्ट की यूसेज था और उस केस में हर चीज़ में डिमांड ड्राफ्ट ही बनता था। सोचो कितनी मेहनत लगती थी, उसके लिए वेट करना पड़ जाता कि पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट से तो बैंक ओपन होगा तब जाकर बनेगा, फिर बैंक में जाकर भी 2 4 5 घंटे बैंक वाले कहते थे, टाइम लेते थे कि उसको आप इतने टाइम बाद फिर दोबारा आना। मीन्स उसके लिए कितने चक्कर काटने पड़ते थे। और आजकल कितना सिस्टम इजी हो गया कि तुरंत ऑनलाइन पेमेंट कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो आपको समझ में आया फिएट मनी क्या है? फिएट मनी वो मनी है जो गवर्नमेंट की ऑथोरिटी से इश्यू हुआ है। और फिड्यूसरी मनी, वो फिड्यूसरी वर्ड का मतलब ये ट्रस्ट, तो ये ऐसा मनी एक्चुअल में मनी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई इट इज ट्रीटेड लाइक मनी। इसको मनी की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इश्यूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में जैसे रुपीज है, रुपए आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो मना नहीं कर सकता, लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट है, उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिड्यूसरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, which is accepted as a medium of exchange because of the trust between the payer and the pay। पैसा देने वाला पेयर, पैसा रिसीव करने वाला पे। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास ट्रस्ट, क्योंकि फिड्यूसरी वर्ड का मतलब ही होता है ट्रस्ट। तो ये एक्चुअल में मनी नहीं है, गवर्नमेंट ने इश्यू नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी मनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल चेक, यहां पर एग्जाम्पल कॉइन्स। इसके बाद आ गया फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी की बात करते हैं। फुल बॉडीड मनी वो मनी होते हैं जो, ये एक्चुअल में कॉइन्स की बात कर रहे हैं हम। ये बताओ, जो कॉइन है 5 रुपए का जो कॉइन बना हुआ है, उसमें जो मटेरियल, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, वो मटेरियल की कीमत, उसको अपन कहेंगे कॉमोडिटी वैल्यू। दो चीजें होती हैं, कॉमोडिटी वैल्यू और एक होती है मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब तो क्या, वो कितने में मार्केट में चलता है। तो 5 रुपए का कॉइन मार्केट में जाएंगे तो कितने में चलेगा? 5 रुपए में। और कॉमोडिटी वैल्यू का मतलब है कि उसको अगर एज अ मेटल, जिस मेटल से बना हुआ है, उस मेटल को एज अ कॉमोडिटी अगर मैं बेचूं तो वो कॉमोडिटी के बदले में मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, वो कितने में बिक जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, जो सिक्का है, क्या उसकी जो वैल्यू, जो कॉमोडिटी वैल्यू है,
क्या उसकी मनी वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है? क्या ज़्यादा हो सकती है? क्या कभी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि अगर उसकी कॉमोडिटी वैल्यू ज़्यादा होगी, तुम्हें सोने का सिक्का दिया जा रहा है 5 रुपए में चलेगा मार्केट में, तो तुम उस सोने को बेचोगे या 5 रुपए में चलाओगे सिक्के को? सोने में बेचेंगे। उस कॉमोडिटी की वैल्यू जब ज्यादा है तो हम उसको एज अ कॉमोडिटी बेच लेंगे ना, हम उसको मनी के तौर पे चलाएंगे ही नहीं। तो कभी भी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्या तो कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के बराबर होगी या तो कम होगी। अगर कम हुई तो उसको अपन कहते हैं क्रेडिट मनी, और अगर बराबर हुई तो उसको अपन कहते हैं फुल बॉडीड मनी। लॉजिकल बात समझ में आनी चाहिए कि कभी भी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कॉमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो गई तो हम उसको मनी में चलाएंगे ही नहीं, हम एज अ मनी उसको थोड़ी ना यूज करेंगे, हम उसको बेच लेंगे एज अ कॉमोडिटी, और एज अ कॉमोडिटी बेच के ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो हम उसको कॉमोडिटी के तौर पे बेचेंगे। तो इसलिए कभी भी ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको लिखना है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी refers to money in terms of coins, refers to money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value, so whose commodity value equals to money value as and when they are issued। तो ये अपने पास आ गया। और इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे अपन कि refers to money whose commodity value is less than money value। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी समझ में आ गया। तो अपने को ये लॉजिकल समझ में आना चाहिए कि कभी भी कॉमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज तो हम उसको एज अ मटेरियल ही ट्रेड कर लेंगे, फिर हम उसको रुपए के तौर पे यूज ही क्यों करेंगे? सीधी सी बात है। तुम 5 रुपए का सिक्का कह रहे हो, उसके अंदर 1000 रुपए का सोना लगा हुआ है, उसमें गोल्ड लगा हुआ है, तो उसको ऐसा गोल्ड बेच लेंगे ना अपन, 5 रुपए में क्यों चलाएंगे? लॉजिकल बात है। तो अपन ने कहा कि उसकी कॉमोडिटी वैल्यू क्या तो बराबर हो सकती है मनी वैल्यू के या तो कम हो सकती है। तो अगर बराबर है तो फुल बॉडीड मनी, और कॉमोडिटी वैल्यू कम है मनी वैल्यू से तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो कॉइन्स तो फुल बॉडीड मनी में आ जाते हैं कि उसकी जो मटेरियल लगा हुआ है उससे ज्यादा नहीं होगा, उसके बराबर होता है। लेकिन पेपर मनी जो है वो ऑलवेज ही कैसा होगा? क्रेडिट मनी होगा, है ना। वैसे इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स की ही बात कर रहे हैं, पेपर मनी की तो कॉस्ट बहुत कम आती है, आपको पता है, उसमें मटेरियल कॉमोडिटी की वैल्यू तो होती ही नहीं है ना। पेपर एज अ पेपर बेचने जाएंगे तो वो बिकेगा ही नहीं। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। है क्या सप्लाई ऑफ मनी? ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किस केस में? स्टॉक कॉन्सेप्ट में, कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है। सप्लाई ऑफ मनी का एग्जांपल में मैंने आपको स्टॉक कॉन्सेप्ट के एग्जांपल में सप्लाई ऑफ मनी दिया था कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमने ये कहा, लिखो, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ लिखते हैं, सप्लाई ऑफ मनी refers to the stock of money held by the people of a country at a particular point of time। तो supply of money refers to the stock of money held by the people of a country at a particular point of time। और क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा रहा है तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो हमने कहा क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये आपके पास स्टॉक कॉन्सेप्ट है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द
पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये आएगा इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी held by the suppliers of the money. It does not include the stock of money, suppliers of money. It does not include the stock of money held by the सप्लायर्स ऑफ मनी। अब अगला सवाल ये आया कि सप्लायर्स हैं कौन मनी के, तो कौन कौन इशू कर सकता है? गवर्नमेंट करती है कॉइन्स एंड आपके पास रुपी वन नोट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई करता है, या कमर्शियल बैंक। तीन लोग जो हैं वो सप्लायर्स हैं। तो इन तीनों का जो पैसा है, जो स्टॉक ऑफ मनी है, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ इसके अंदर किन का पैसा आएगा? सिर्फ जो डिमांड करते हैं, दोज हु डिमांड मनी। ठीक है, तो इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी। इट इंक्लूड्स ओनली द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी एंड नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये आपको बात याद रहनी चाहिए कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किनका पैसा लेंगे? जिनका किनका स्टॉक? जो डिमांड कर रहे हैं मनी, जो हम लोग हैं, हम मनी की डिमांड कर रहे होते हैं। सप्लायर्स का मनी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब अगला पॉइंट यही था कि आपके पास सप्लायर कौन कौन है, तो ये पॉइंट फिर लिखेंगे यहां पर कि सप्लायर्स ऑफ मनी। हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी? तो सप्लायर्स ऑफ मनी तीन लोग हैं। दिस इज गवर्नमेंट, आरबीआई, और आरबीआई की जगह हम सेंट्रल बैंक भी कह सकते हैं, सेंट्रल बैंक या आरबीआई, और कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट कैसे है? गवर्नमेंट क्या इशू करती है? इश्यूज ऑल कॉइन्स एंड रुपी वन पेपर नोट्स। गवर्नमेंट क्या करती है? इशू करती है। कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बताओ ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। ये अपनी बात समझ में आ गई थी। और गवर्नमेंट में भी अगर हम बात करें तो कौन सी यहाँ पे मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना? इसमें यहाँ लिख सकते हैं अपन, दिस इज गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है यहाँ तक? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करता है? इसके अलावा बाकी जितने भी पेपर नोट्स हैं, ऑल अदर पेपर नोट्स, और ये एक सिस्टम पर करते हैं। उस सिस्टम को क्या कहते हैं अपन? मिनिमम, बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये जितने इशू करते हैं उतना इनके पास गोल्ड रहता है एज अ रिजर्व, तभी वो इशू करते हैं। तो ये करते हैं मिनिमम रिजर्व ऑफ, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये एक नंबर में पूछ सकता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो हमने क्या कहा? इन इंडिया आरबीआई इज द प्रिंसिपल सप्लायर। प्रिंसिपल सप्लायर, मेन सप्लायर कौन है? ज्यादातर करेंसी कौन देता है? आरबीआई देता है, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या दे रहे हैं? कॉइन्स दे रहे हैं, पेपर वन रुपी, है ना, रुपी वन पेपर नोट। इसके अलावा बाकी सारे जो नोट्स है वो सब आरबीआई इशू करता है। तो आरबीआई जो है वो क्या है? प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी है। किस बेसिस पे आरबीआई आपके पास में इशू करता है करेंसी को? ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें करते क्या है? अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व, कितने का? 200 करोड़, अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। ऑफ दिस रिजर्व कम से कम 200 में से 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? आपके पास गोल्ड होना चाहिए। 200 करोड़ का रिजर्व है, उसमें से 200 में से कितना? 115 करोड़ क्या होने चाहिए? गोल्ड होना चाहिए। फिर अपने पास आगे कि कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास कोई भी ना इशू करने की पावर नहीं है करेंसी, लेकिन फिर भी ये सप्लायर्स ऑफ मनी, बिकॉज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, डू नॉट हैव एन ऑथोरिटी टू इशू मनी। दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। इनके पास करेंसी इशू करने की पावर नहीं होती, लेकिन ये मनी क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से ये मनी क्रिएट करने की बात करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? और मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स
बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी। इसी को ही क्या कहते हैं अपन, बैंक मनी कहते हैं। इसी को बैंक मनी कहते हैं। तो इस पे लिख सकते हो आप, दिस इज बैंक मनी। यही क्या है आपके पास में, इसी को अपन बोलते हैं बैंक मनी। जो पैसा कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, उसी को अपन क्या कहते हैं, बैंक मनी। तो बैंक मनी रेफर्स टू द मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए थी। आज के लिए इसमें इतना ही करेंगे अपन। समराइज कर देता हूं थोड़ा सा। हमने कहा सप्लाई ऑफ मनी क्या है। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं कि देश के लोगों के पास कितना पैसा रखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फिर अपन ने बात करी कि इसके अंदर सिर्फ किनका स्टॉक ऑफ मनी लेंगे, दोज हु डिमांड मनी। किनका नहीं लेंगे, दोज हु सप्लाई मनी। तो इट डज नॉट इंक्लूड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल, हेल्ड बाय द सप्लायर्स ऑफ मनी। ये बात अपने को समझ में आ गई कि जो सप्लायर्स होते हैं उनका नहीं लेते। और सप्लायर्स कौन कौन है, क्या तो गवर्नमेंट, आरबीआई, या तो कमर्शियल बैंक्स। उनका पैसा अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि जितने भी आपके पास में कॉइन्स है और ₹1 पेपर नोट है वो इशू करती है। तो अपन ने कहा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यूज ऑल कॉइन्स एंड ₹1 पेपर नोट्स। सेंट्रल बैंक आरबीआई, आरबीआई क्या करता है, इशू करता है बाकी सारे पेपर नोट्स। किस बेसिस पे करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व रखता है, जिसमें 115 करोड़ गोल्ड होना जरूरी है। आरबीआई सेंट्रल बैंक की बात कर ली कि ये सारे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। फिर आ गया कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के पास नोट इशू करने की अथॉरिटी नहीं है, करेंसी इशू करने की या मनी को इशू करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सप्लायर्स ऑफ मनी है। क्यों, बिकॉज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से ये मनी क्रिएट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और पार्ट इसका बचा हुआ है सप्लाई ऑफ मनी का, जो कि कल हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। ओके, टाटा बाय बाय।